हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लंबरिंग का था और लंबरिंग में हमने लंबरिंग की डेफिनेशन कर ली है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो लंबरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसो के किन किन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लंबरिंग का जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे जो है वो प्रयोग किया जाता है, ये हम देख चुके हैं। यानी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं। अभी हम टेम्परेट फॉरेस्ट पे आएंगे। उससे पहले जो कुछ जो पिक्चर्स हैं कि अल्टीमेटली होता क्या है इस तरह की जो एक्टिविटी में, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ये जो फर्स्ट पिक्चर है आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये खासकर ये टेम्परेट फॉरेस्ट की जैसे वो दिखा रखी है। तो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, क्रेन, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं और इनके द्वारा इनको यहाँ पर एक ही टाइप के जो फॉरेस्ट हैं, ये ज़्यादातर अभी टेम्परेट फॉरेस्ट पे अभी हम आएंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हो तो ये जो फॉरेस्ट हैं और इसमें जो ये पेड़ हैं वो इसमें ब्रांचेज नहीं, सीधे खड़े हैं, ठीक है। और इसमें ये जो ऐसे और ये टहनियाँ होती हैं, जो ब्रांचेज हैं वो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको और इनकी मोटाई भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और ऊपर से इनकी जो लकड़ी है वो भी सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट होते हैं, मुलायम, तो काटने में उतनी परेशानी नहीं होती है, लंबे हैं, ठीक है। और जो है ज़्यादा भारी भरकम नहीं होते जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे क्रेन के द्वारा क्या है इनको, ठीक है, इस पेड़ की लकड़ी को क्या है कुछ हिस्सों में जो है काट दिया गया है, ठीक है। नीचे से काटा वो गिर गया, ऊपर से इन पत्तों को साफ करना जो है, इन पत्तों को साफ करना, ये जो बिल्कुल हल्की जो ब्रांचेज हैं इनका कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो इनको फिर कई टुकड़ों में और फिर इनको क्रेन की सहायता से इनमें, ठीक है, भरा जाता है, ठीक है। तो इसको लॉग्स बोलते हैं। तो ये लकड़ी के गट्ठे कह सकते हैं हम इसको, यानी लकड़ी को बड़े बड़े टुकड़ों में जो काटना है, तो ये क्या कहलाते हैं, लॉग्स कहलाते हैं, ठीक है। हम इसको लॉग्स बोलते हैं, लकड़ी के गट्ठे, ठीक है। और इस तरीके से खासकर जो विकसित देश हैं वहाँ पर ये काम सारा मैकेनिकल होता है। जैसे जैसे कनाडा आएगा, ठीक है, यूएसए है या रशिया है, ठीक है, या यूरोप के जो है नॉर्थ यूरोपियन जो कंट्रीज है, वहाँ पे क्या है ये सारा काम मैकेनिकल यानी बड़ी बड़ी और आधुनिक मशीनों के द्वारा ये ज़्यादातर जो है काम होता है। और ये यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वर्क फोर्स कम है, जनसंख्या कम है, लोग कम हैं तो काम करने वाले, इसलिए मशीनों का ही क्या है बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। ऊपर से उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी अच्छी है। तो यहाँ पे देखो ये जैसे दूसरी पिक्चर है, इसमें भी यहाँ पे देखो इसके जरिए क्या है इसमें भरा जा रहा है, ठीक है। तो ये उठा उठा के यहाँ से इसमें एक साथ इनको यहाँ पे इसमें लादा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़े बड़े जो गोदाम है, यहाँ पे ला के वाले वन, यहाँ पे वन में काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर लिए, यहाँ पे एक बहुत सारे एक जगह इकट्ठा कर लिए, फिर यहाँ से इनको लाद के, ठीक है, ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये गोदाम है या जो भी बड़े वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे यहाँ पे ये ट्रक यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये सिर्फ लोग्स हैं। उसके बाद क्या होता है, इस जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो इनको क्या है जो मशीनें हैं उनमें इनको क्या है जो ये गोल लकड़ी के गट्ठे हैं उनको क्या है एक फ्लैट रूप यानी क्या बोलते हैं एक शीट का रूप दे देते हैं। शीट मतलब चादर, ठीक है। तो ये गोलाई में नहीं बल्कि पतली पतली इसके अंदर से जो शीट का रूप वो जैसे होता है चिराई करते हैं और उसका रूप दे देते हैं। यहाँ पे देख रहे हो। अब एक तो देखना ये रो है, ये लकड़ी है, ये वाली जो लकड़ी है वो रो है, रो मतलब कच्ची, ठीक है। सीधा इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इसका विभिन्न चीज़ों में प्रयोग करने के लिए फिर क्या है इससे इसी लकड़ी के गट्ठों से क्या है सीट बनाई, ये देखो ये पतली पतली जो है शीटें हैं यहाँ पे बनाई हैं, ठीक है। और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है देश में विदेश में, ठीक है। तो जिसको हम क्या है जो प्लाईवुड बोलते हैं,
सुना होगा। तो ये आपके जो क्या है, जैसे लकड़ी के दरवाजे आजकल जो मिलते हैं, तो वो प्लाईवुड जो होता है, तो यानी उन लकड़ियों को एक उसका रूप देके कंप्रेस करके इस तरीके का रूप देके देश और विदेश में इसका, देश के अंदर और विदेश में निर्यात किया जाता है और काफ़ी जो बड़ी मात्रा में इससे धन का अर्जन किया जाता है। अब यहाँ पे ये दो जो पिक्चर्स हैं, जैसे हमने कहा था कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ पे वैसे तो इस तरह की एक्टिविटी कम देखने को मिलती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, लेकिन क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में या तो जैसे ये नदी दिख रही है, ठीक है, और ये जैसे समुद्र का किनारा है, तो ये तो समुद्री तटीय इलाकों में या जहाँ पे रिवर बेसिन होते हैं, नदी घाटियाँ हैं, वहाँ पे देखो ये लकड़ी, जो लकड़ी के गट्ठे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको क्या है रस्सियों के द्वारा आपस में बांध देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं फिर ये इनको जो है नदी में बहा देते हैं, नदी में या समुद्र में बहा देते हैं। इससे क्या है, इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे वैसे भी बहुत डिफिकल्टी थी, क्योंकि यहाँ पे सड़कें और रेल मार्ग जो है वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट भी कम हो गया, और जो पहले इम्पॉसिबल था इस सिचुएशन में उनके ज़रिए, सड़कों और उनके ज़रिए, वो यहाँ पे नहीं जो है कोई डिफ़िकल्टी। तो ये जहाँ पे रिवर वैलीज हैं या तटीय क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे उस जल मार्ग का प्रयोग करके इनका ट्रांसपोर्टेशन उनके गंतव्य स्थान तक किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से ये बहुत लंबे चौड़े एरिया में ऐसे ये बना के इसके अंदर छोड़ देते हैं, और ये अपने आप नीचे उस तक जाता रहता है, इनका जो गंतव्य स्थान है। एक मिनट, जैसे कि कल मैंने बताया था, जैसे कि अमेजन रिवर है, ठीक है, तो अमेजन के जो वन हैं, एक मिनट, ठीक है, मान लीजिए अमेजन की रिवर है और ये आपका समुद्र है, यानी ये इसका मुहाना है, ठीक है, तो यहाँ से काटे हैं, बीच में नदी के सहारे कुछ शहर हैं, या यहाँ पे हम कहेंगे पोर्ट मतलब जहाँ पे बंदरगाह होती हैं, ठीक है, तो यहाँ नदी में बहा के ये धीरे धीरे इस जगह पे पहुँचाने हैं या यहाँ पे, तो वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, तो यानी काफ़ी सुगम हो जाता है। तो इसीलिए उन्हीं जगहों पर इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जहाँ पे नदी हो या समुद्र हैं, तो उसका प्रयोग करके आसानी से उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसके एक ग्लिम्स देख सकते हैं। अभी हम आते हैं एक बार पहले एक बार टेम्परेट फॉरेस्ट की कुछ जो वो हैं वो एक बार देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं, यहाँ पे लंबरिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद हम मैप्स पे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो बाद में मैं करके डाल दूँगी। लंबरिंग इन टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल हम कर चुके हैं, अभी हम टेम्परेट में आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में लंबरिंग अर्थात लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पर नहीं होता, बिल्कुल सीमित क्षेत्रों में, और उन क्षेत्रों में भी सीमित स्तर पर ही ये काम होता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में ये लकड़ी काटने का काम जो है एक व्यवसाय के तौर पे, ठीक है, कि एक आर्थिक गतिविधि के तौर पे एक बड़े पैमाने पर होता है, साथ में क्या है संगठित ढंग से होता है, ठीक है, यानी संगठन बना के, यानी पूरा सिस्टम होता है इस काम के लिए, ठीक है। सिस्टम का क्या मतलब है कि जैसे मशीनें हैं प्रॉपर से काटने के लिए, ठीक है, तो काटने के लिए जो प्रॉपर स्किल्ड वो जो लेबर होते हैं वो हैं, ठीक है, यानी वो काटने का स्थान है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, फिर उसको स्टोर करने का प्रॉपर सिस्टम है, जैसे वो आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा, एक जगह है वेयर हाउसेज हैं, यानी बड़ी बड़ी जगह जहाँ पे वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, फिर उसको काटने के और उसका जो होता है ना कि उसका वो बदलना, जैसे हमने उसकी शीट बनाना, ठीक है, लॉग्स की उसकी शीट बनाना, ठीक है, फिर उसको निर्यात करना, ठीक है, तो यानी ये प्रॉपर ये संगठित रूप से, तो यानी हर चीज़ का एक प्रॉपर ढंग से
ये सारा जो एक्टिविटी है, यानी प्रॉपर पूरी तरह से विकसित एक्टिविटी है, ठीक है। उसकी हर चीज़ का बिल्कुल आधुनिक तरीके से जो है संपन्न उसको किया जाता है, ठीक है। और साथ में क्या आधुनिक विधियों से किया जाता है। अभी हमने देखा कि उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी और आधुनिक मशीनें हैं उनका, चाहे वो काटने के लिए हो, चाहे वो ढोने के लिए हैं, ठीक है, और चाहे उसका फिर जो है उसका हम कहेंगे कि मॉडिफिकेशन करने के लिए, उनका रूप बदलने के लिए, कि लकड़ी से उसको शीट बनाना है और फिर जो उसका व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो आधुनिक ढंग से किया जाता है, संगठित ढंग से, यानी बहुत जो है बड़े पैमाने पे वर्क फोर्स जो है इसमें वो भी स्किल्ड, वो भी कुशल जो वर्क फोर्स है इसमें काम करती हैं, और इस गतिविधि को जो है पूरा करने के लिए जो है बहुत सारे संगठन होते हैं, ठीक है, और ये बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये थी लंबरिंग इन टेम्परेट फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ये जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में लंबरिंग क्यों ज़्यादा जो है पॉपुलर नहीं है या उतने बड़े पैमाने पर नहीं की जाती। वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उसको करना आर्थिक रूप से उतना लाभदायक जो है व्यवसाय नहीं है। लेकिन इन प्रदेशों में, यहाँ पे इन प्रदेशों से मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन प्रदेशों में यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस व्यवसाय के उन्नत होने के कुछ कारण हैं, ठीक है। उनमें से हम जो है ऑलमोस्ट सभी का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार सिस्टमेटिक ढंग से एक बार फिर देख लेते हैं। तो एक तो क्या है, इन वनों में विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रजाति के पेड़ फैले हुए मिलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये वन का ये है, तो एक ही तरह के पेड़ यानी जहाँ तक देखो जो वन है उनमें लगभग एक ही तरह के पेड़ जो हैं एक जगह पे एक ही तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए उनको काटना आसान होता है। तो यानी उनको बहुत सारे अगर अलग अलग पेड़ हैं एक साथ हैं तो उनको उनके अंदर से ढूंढना, जो आपके यूजफुल जो ट्री है उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें टाइम, एफर्ट और एनर्जी की वेस्टेज होती है, ठीक है। तो एक तो क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जहाँ तक देखो बड़े बड़े क्षेत्र में, ठीक है, एक ही प्रजाति के पेड़ आपको मिलते हैं, तो उनका दोहन करना, उनको काटना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। उसके साथ ही इन पेड़ों की जो लकड़ी है वो मुलायम होती है, ठीक है। तो सॉफ्ट लकड़ी है तो इसको काटने का काम भी आसान होता है, ठीक है। तो ज़्यादा एफर्ट और जो है एनर्जी नहीं लगता है, ठीक है। तो प्रयासों की भी बचत होती है और एनर्जी की भी बचत होती है, ठीक है। मुलायम लकड़ी होने के कारण इन वनों में वृक्षों को काटना, ढोना, काटना भी आसान है, और मुलायम है तो उनका वेट भी कम होगा, यानी उनका जो भार है वो कम होगा, तो ढोना भी आसान है, और उस पर नक्काशी करना या तराशना उसको, ठीक है। तो यानी उसको तराश कर अलग अलग तरह की चीज़ें बनाना, अब जैसे फर्नीचर है, ठीक है, उससे मान लो आपको चेयर बनानी है या कोई चीज़ ऐसी बनानी है या खेल का कुछ सामान बनाना है, तो यानी उस पर नक्काशी करना, उसको तराशना आसान होता है अगर जो है लकड़ी सॉफ्ट हो, ठीक है। कठोर लकड़ी को क्या है उसमें स्मूथनेस नहीं आएगी, ठीक है, तो उसमें चिकनापन या स्मूथनेस नहीं आएगी। तो ये काम इस जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जो वनों के जो है मुलायम लकड़ी वाले पेड़ों पर संभव हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम एक बार देखते हैं। और क्या क्या वजह है यहाँ पे इस व्यवसाय के पॉपुलर होने के कारण। ये वन सघन नहीं है, जितने कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो काफ़ी ज़्यादा सघन है, और विभिन्न प्रजातियां एक ही साथ मिलती हैं। एक तो इसमें एक साथ एक ही प्रजाति मिलती है, या बहुत कम, एक नहीं तो दो हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक है। तो दूसरा ये वो बहुत ज़्यादा सघन है, ये सघन नहीं है, ठीक है, जिस कारण इन वनों में लंबरिंग के लिए प्रवेश करना, यानी इन वनों के अंदर आपको मशीनें लेकर जाना और काटने का काम करना आसान होता है, ठीक है। पेड़ ही पेड़ है, बिल्कुल जगह ही नहीं है आपको, अब व्हीकल है उसको खड़ा करने के लिए, मशीनों को खड़ा करने के लिए, ठीक है। जो लकड़ी काटोगे उसको एक जगह पे रखने के लिए उनके लिए स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है धूप वगैरह भी आती हो, अगर
जो अपने उष्णकटिबंधीय वन है वो इतने सघन होते हैं कि नीचे तक धूप भी नहीं आ पाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है तो ये कम सघनता की वजह से इन वनों में प्रवेश करना, इनके अंदर जाना, एक्सेसिबिलिटी, व्हीकलों को लेके जाना और लाना, ठीक है, और वहाँ पर ये काटने का काम करना, इसको इकट्ठा जो भी इससे रिलेटेड काम है उसको काम को करना आसान हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सघनता कम होने के कारण इन वनों के अंदर सड़क मार्ग और रेल मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, जिससे लकड़ी का परिवहन, ठीक है, इनके अंदर जो है इन वनों के अंदर काफ़ी बीच में जगह मिलती है, यानी ये कम सघन है, इस वजह से क्या है सड़कें भी, इन वनों के अंदर सड़कें भी बनाई जा सकी हैं और रेल मार्ग भी बनाए गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लकड़ी का परिवहन करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर सड़कें बनाना पॉसिबल ही ना हो, रेल मार्ग बनाना पॉसिबल ही ना हो, तो क्या है ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे, और जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते तो आपका लकड़ी काटने का मतलब ही क्या बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये नेक्स्ट इसका प्लस पॉइंट है। और अगला जो हमारा पॉइंट है, सर्दियों में इन वनों का जो है धरातल बर्फ से ढक जाता है। इन शीतोष्ण कटिबंध में जो है 2 सीजन होते हैं, तो जो सर्दियों का सीजन है तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सर्दियों में केवल ठंड नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिस वजह से बर्फ़ गिरती है। ठीक है, और मैंने बताया था वो सर्दी की ऋतु कितनी होगी, अभी वो 6 महीने की है, 8 महीने की है, 4 महीने की, वो किस पे डिपेंड करेगी, तो वो उस जगह की अक्षांशीय स्थिति जो है लेटीट्यूडनल लोकेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्दियों में इन वनों का धरातल बर्फ से ढक जाता है, जैसे कि हमने पिछले कल जो पिक्चर्स दिखाई थी, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये, एक मिनट, ये जो पिक्चर है यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये पत्ते झड़ चुके हैं और क्या है, ये बर्फ गिरी हुई है। ठीक है, तो वैसे तो डिफ़िकल्टी होती है, यानी सर्दी के मौसम में काटने के काम में डिफ़िकल्टी रहेगी, लेकिन फिर भी क्या है एक फ़ायदा भी रहता है। और फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे अब बर्फ़ पे ट्रांसपोर्टेशन करना आसान हो जाता है। वो कैसे होगा, बर्फ़ की वजह से जो है सतह चिकनी हो जाती है। ठीक है, और चिकनी सतह पर क्या है उनको लुढ़का दिया जाता है। ठीक है, तो धरातल जो है बर्फ से ढक जाती है और बर्फीली सतह पर लकड़ी के लट्ठों को फिसलाकर उनका परिवहन, ठीक है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी मान ली पहाड़ी एरिया है या वैसे है, तो उनको क्या है सरका के जो है उनका परिवहन करना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये वन विकसित देशों में स्थित हैं या निकट स्थित हैं, इन देशों में लकड़ी, अच्छा ये जो लंबरिंग की एक्टिविटी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये कहाँ पर जो है वो ज़्यादा मिलती है, विकसित देश हैं, जैसे कनाडा है, यूएसए है, ठीक है, रशिया है, यूरोप के जो है नॉर्दर्न कंट्री है, नॉर्दर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर, या तो जो विकसित देश हैं या उन देशों के आसपास के जो देश हैं वहाँ पर ये लकड़ी का जो व्यवसाय है आपको देखने को मिलता है। अब कारण क्या होगा, तो यानी विकसित देशों में, विकसित देश या उनके नज़दीक यानी जो कम से कम ठीक है मीडियम है, वहाँ पर ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है लकड़ी की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, और डिमांड किस वजह से होगी, 2 कारण हो सकते हैं डिमांड ज़्यादा होने के, या तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ठीक है, दूसरा डिमांड ज़्यादा होने के लिए क्या होनी चाहिए, इनकम भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो विकसित देशों में अमीर देश हैं तो यहाँ पे लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, तो इसलिए वो लकड़ी की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, यानी वो ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिन जगहों पर लकड़ी का क्या बोले टोटल जनसंख्या ज़्यादा है, तो क्या है घर बनाने के लिए कुछ भी अन्य कामों के लिए लकड़ी की ज़्यादा डिमांड रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो देश हैं ऊपर से इन देशों के पास क्या है, यानी ये सॉफ्ट वुड जो फॉरेस्टिंग इन देशों में है, ठीक है, ठंडी जलवायु वाले इन देशों में क्या है ये वन है, ऊपर से ये टेक्नोलॉजी हाई है, इनको काटना और ये सारे काम करना उन देशों के लिए आसान है। ठीक है, उन देशों में डिमांड ज़्यादा है और
खुद की डिमांड पूरी करने के बाद जितना बच जाता है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में खासकर सॉफ्ट वुड है वो बहुत ही कीमती होती है। जितनी ज़्यादा सॉफ्ट वुड, जितनी ज़्यादा नरम, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है वन नहीं मिलते हैं, ठीक है, लकड़ी उतनी नहीं मिलती है, ठीक है, और मिलती है तो जैसे वहाँ पे हो सकता है कि हार्डवुड मिलती हो, जैसे उष्णकटिबंधीय देश हैं वहाँ पे लकड़ी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे सॉफ्ट लकड़ी नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। तो वो सॉफ्ट वुड के लिए क्या करते हैं, तो इन विकसित देशों में जहाँ पे ये लंबरिंग की एक्टिविटी होती है वहाँ से लकड़ी को क्या है, आयात किया जाता है, मंगवाया जाता है। तो यानी ये देश इस लकड़ी को एक तो अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसके बाद जितना भी बचता है उसको निर्यात कर देते हैं और बड़े पैमाने पर इससे क्या है, फॉरेन करेंसी जो है उसका अर्जन करते हैं, ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का जो है अर्जन करते हैं, कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इनका जो है आर्थिक दोहन काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि किन किन नक्षत्रों में ये जो है एक जो लंबरिंग की एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। एक बार इसमें से देखते हैं और उसके बाद फिर मैप में देखते हैं। तो खासकर जो है सॉफ्ट वुड के लिए सबसे जो फेमस जो कंट्री है जैसे वो कनाडा है, ठीक है। तो कनाडा का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो है वो इस फॉरेस्ट से ढका हुआ है। तो कनाडा में देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिलता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या है, कनाडा भी है और यूएसए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिको भी है लेकिन यहाँ पे हम इनकी बात करेंगे, ये ज़्यादा पॉपुलर है कनाडा और यूएसए, ठीक है, लंबरिंग एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे उत्तरी भागों में स्थित कोणधारी वन, ठीक है, कोनिफरस फॉरेस्ट। तो उत्तरी भागों में जहाँ पे जो टैगा का जो एरिया था, हमने पहले भी किया है, टैगा के जो एरिया है वहाँ पर जो है ये देखने को मिलती है। मैप आगे हम देखेंगे। उत्तरी भागों में से कोणधारी वन, और ये कहाँ से कहाँ पे मिलते हैं, प्रशांत महासागर के तट से लेके पूर्व में प्रशांत महासागर से लेके पश्चिम में अटलांटिक महासागर के तट तक, ठीक है, इनका फैलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले चलो इसी को एक बार देखते हैं मैप में। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ये कनाडा का दे रखा है, ये सारा जो है एक पैच इतना बड़ा स्ट्रेच है, ठीक है। ये टैगा का एरिया है, ठीक है, इन्हीं को टैगा फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट भी एक तरह से बोल देती हैं। तो ये देखो कितने लंबे चौड़े एरिया में, ठीक है, ये लगभग परमानेंटली फ्रोजन एरिया रहता है, परमानेंटली बर्फ जमी रहती है। तो इस एरिया में सॉफ्ट वुड, ठीक है, कोनी फॉरेस्ट होते हैं, जो कोणधारी जो वन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये देखिए, ये इधर ये क्या है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, ये आपका अंध महासागर है, ठीक है, तो यानी पूर्व दिशा, ठीक है। तो यहाँ पूर्व में अटलांटिक महासागर से लेके और पश्चिम की तरफ जो है प्रशांत महासागर के तट तक, यानी पूरा का पूरा जितनी भी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की यहाँ पे चौड़ाई है, पूरी की पूरी चौड़ाई में इस किनारे से लेके उस किनारे तक ये इन वनों का फैलाव आप देख सकते हैं, ठीक है। एक तो चीज़ ये होगी, ठीक है, कनाडा के उत्तरी कनाडा के, ठीक है, ये यहाँ से लेके पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट से लेके और इधर प्रशांत महासागर के तट तक की इस पूरे एरिया में आपको जो है इन वनों का फैलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड जो वो है अगला जो है रॉकीज पर्वतमाला है, ठीक है, वहाँ पे अधिक वर्षा के कारण सघन वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कनाडा में जो लकड़ी मिलती है, कनाडा को है ना, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है लकड़ी का, ठीक है, तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं कि सॉफ्ट लकड़ी का, मुलायम लकड़ी का घर, ठीक है।
तो यानी ये फेमस है कनाडा मुलायम लकड़ी के लिए पूरे विश्व में। ठीक है, तो ये हो गया। अब रॉकीज पर्वतमाला को एक बार देख लेते हैं, हालांकि हम पहले कई बार देख चुके हैं। तो रॉकीज जो है यहाँ से शुरू होके, रॉकीज पर्वतमाला यहाँ से शुरू होके ये यहाँ तक आई हुई। ठीक है, तो पूरे नॉर्थ अमेरिका की, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारे के साथ साथ काफ़ी लंबी ये जो है पर्वतमाला आई है। ठीक है, तो ये इस पर्वतमाला, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, या तो उच्च अक्षांशों में। अब जैसे यहाँ पे कनाडा के इस हिस्से में मिल रहे हैं, तो ये कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, धरातल है, लेकिन यहाँ पे उच्च अक्षांश होने की वजह से ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है, इसलिए यहाँ पे इस तरह के जो कोणधारी वन आपको या टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो कारण मैंने बताया था, या फिर ऐसा हो सकता कि कोई मान लीजिए यहाँ पे है, बिल्कुल 0 डिग्री पे है, वो मध्य जो रेखा पर ही है कोई स्थान, लेकिन क्या है, मान लीजिए 8000 मीटर की ऊंचाई का पर्वत है, तो उस पर्वत, हालांकि अक्षांशीय स्थिति तो उसकी क्या है, निम्न अक्षांशों में है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिल सकते हैं। अगर यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर भी जो है ऊंचे स्थानों पर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि इन क्षेत्रों में, यानी ये जो रॉकीज पर्वतमाला है, इनकी भी काफ़ी जो है ऊंची हाइट वाले जो पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पर भी, और वर्षा भी यहाँ पे काफ़ी होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे भी सघन वन देखने को मिलते हैं। और इन क्षेत्रों में जो रॉकीज है, जो पर्वतमाला है, वो आपका कनाडा में भी है, ये हिस्सा इतना कनाडा में आ गया, और बाकी का यहाँ तक का ये यूएसए में आ गया, और कुछ यहाँ पे मैक्सिको में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना यूएसए भी हो गया, और कनाडा भी रॉकीज पर्वत जो माला है, उस पूरी पर्वतमाला पे ये लंबरिंग की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा हो गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप में लंबरिंग एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवुड वाले हैं, और ये रॉकीज पर्वतमाला है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर उत्तर से दक्षिण दिशा में ये फैली हुई है, जबकि जो है ये कनाडा का ये जो स्ट्रेच है वो वहाँ पे अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के तट तक, ठीक है, पूर्व और पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। ठीक है, जितनी भी महाद्वीप की चौड़ाई है उस पूरी चौड़ाई में, जिसको हम बोलते हैं पैन कॉन्टिनेंटल, ठीक है, पूरे महाद्वीप में इसका फैलाव है पूर्व से पश्चिम दिशा में। अभी एक बार यूएसए को देखते हैं कि यूएसए में कहाँ कहाँ पे है पर्टिकुलर। अमेरिका में यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पे अमेरिका के कुछ राज्य हैं, मिनीसोटा से लेके न्यू इंग्लैंड तक की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ये जो है एक्टिविटी, अगर आप जाएंगे थोड़ा मैप पे जो है आपने वर्क करना चाहिए। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट हैं, ठीक है, और जो काफ़ी बड़े हैं एरिया में, 50 राज्य हैं, बहुत बड़े बड़े हैं उनका जो एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पे उन स्टेट्स के नाम, तो बहुत बार होता है जब भी हम किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं तो आप लोगों